हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 13 जनवरी 2023 का पूरा फुल पेपर है। साइंस का पूरे 30 क्वेश्चन है, तो आप लोग भी हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, साइंस का, हिंदी का, CDP का, सारे सब्जेक्ट के। तो आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग वीडियो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए हम लोग डेली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है। तो आप लोग वीडियो लाइक कर दिया करिए और उसके बाद में चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो आए मेरा आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई थिंक आपके जो सीटेट का एग्जाम होता है, सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लेते हैं तो इससे भी आपका पेपर पास हो जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ही आते हैं आप लोग डेली देखा करिए और वीडियो जरूर लाइक कर दिया करें। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंड प्रजक पशुओं का समुच्चय है। तो इसमें से है स्कॉर्पियन, स्नेक, रैट, और बी ऑप्शन में है फ्रॉग और स्नेक, हेन, और सी में है रैट, स्कॉर्पियन, पेंगुइन। ठीक है। और डी में है पेंगुइन और फ्रॉग, कंगारू। ठीक है। तो इसमें अंड प्रजक पशुओं का समुच्चय कौन से है कि जो अंडा देते हैं। ठीक है। मतलब कि जो ओवी पैरस एनिमल है। ठीक है। तो भी पैरस एनिमल्स इसमें से कौन से होंगे। तो इसमें से जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। जो मुर्गी होती है वो भी ओवी पैरस होती है, शेर भी अंडा देता है, आई थिंक ये भी ओवी पैरस होगा। और जो मेंढक होते हैं ये भी ओवी पैरस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा ओवी पैरस किसे कहते हैं। ओवी पैरस उसे कहते हैं जो कि क्या कहते हैं, जो प्रजनन होता है वो आंतरिक निषेचन के विधि के द्वारा होता है। क्या होता है, आंतरिक निषेचन के विधि के द्वारा होगा तो उसे ओवी पैरस जंतु कहते हैं। उनके अंतर्गत वो जंतु आते हैं। ठीक है, जो कि अंडे देते हैं। ठीक है। उसे ओवी पैरस कहते हैं। आप लोग ऐसे ही आसान से वर्ड में याद कर लीजिएगा। जो मतलब कि अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, उसे ओवी पैरस कहते हैं, अंड प्रजक पशु कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेंढक, सर्प और मुर्गी। तो ये अंड प्रजक पशुओं के उदाहरण हैं। ठीक है। मतलब कि ये ओविपेरस एनिमल हैं। ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में है यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन में पूछ कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पशुओं में अलैंगिक प्रजनन प्रणाली है। अलैंगिक प्रजनन प्रणाली मतलब कि यहाँ पे सेक्सुअल मोड पूछा है। ठीक है ना। यहाँ पे कहा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है। तो किस में होगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, बर्डिंग, मुकुलन, तो यहाँ पे भी होता है सेक्सुअल मोड। और बाइनरी फिजन, दुखंडन, यहाँ पे भी होगा। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब शिशुओं के जन्म के लिए पात्र निषेचन, तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे ए और बी होगा। ये जो होता है सेक्सुअल मोड में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स होते हैं मुकुलन, दुखंडन। ठीक है। जो मुकुलन और दुखंडन होता है पशुओं में, जो मुकुलन करते हैं मतलब बर्डिंग वाले होते हैं और क्या कहते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा होते हैं, ये अलैंगिक प्रजनन के प्रणाली होते हैं। ठीक है। तो मुकुलन किसे कहते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुकुलन होता है क्या कहते हैं, मुकुलन की प्रक्रिया में मुख्यतः जो छोटा मुकुल होता है, आई थिंक ऐसे नुमा ऐसे होता है, तो उसे कहते हैं मुकुल जनक जीव कहते हैं। ठीक है। उसके शरीर से ऐसे छोटे छोटे विकसित हो जाए, ऐसे छोटा छोटा निकलेगा तो ये पूरे बड़ी शरीर में विकसित हो जाता है। ठीक है। तो इसे बडिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसे मुकुलन कहेंगे, हिंदी में इसे मुकुलन कहेंगे, बडिंग इसे इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है। ऐसे छोटा सा बर्ड निकल जाएगा, कोई पौधा रहेगा और यहाँ से बर्ड निकलेगा। तो कोई भी बर्ड यहाँ पे पूरे बड़े पेड़ का यहाँ पे पूरा शरीर बन जाता है, पूरा बड़ा सा बन जाता है, तो इसे बर्ड कहते हैं। ठीक है। मुकुलन जनक जीव इसे कहेंगे, जो कि एक जीव के शरीर पर विकसित होता है। ठीक है। तो यहाँ पे और द्विखंडन जो है, बाइनरी फिजन किसे कहेंगे, जो बाइनरी फिजन होता है इस प्रक्रिया में जो जीव होते हैं वो जनक कोशिका को पूरी तरह से विकसित करके दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पे ये होगा, तो ये जो होगा यहाँ से ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ पे दूसरे शरीर में विकसित हो जाता है। यहाँ पे ये दूसरी शरीर ये बना लेगा, तो इसे बाइनरी द्विखंडन प्रक्रिया कह देंगे। ठीक है। तो इसे द्विखंडन कह देंगे। पहले एक रहेंगे, फिर ये दो भागों में विखंडित हो जाते हैं। ठीक है। तो ये पूरे एक शरीर मतलब एक शरीर से अपना अलग कर लेते हैं। एक शरीर पूरा इसका अलग हो जाता है। पहले एक में रहेंगे आधा आधा, उसके बाद पूरा
अकेला शरीर बना लेता है ये, ठीक है। विभाजन हो जाते हैं, दो भाग में विभाजित हो जाते हैं, फिर एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, मतलब वही एक अकेला शरीर बना लेता है, एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। तो इसे द्विखंडन कह देंगे। तो ये पूरा मुकुलन और द्विखंडन एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे जो है आलैंगिक, ये इन्हें आलैंगिक प्रजनन कहते हैं, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे ए और बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ए और बी यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में कहा पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज एन इलेक्ट्रोस्कोप मेक यूज ऑफ टू टेस्ट वेदर एंड द ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। तो यहाँ पे है, कोई वस्तु है जो पदार्थ आवेशित है या नहीं, यह जांचने के लिए एक विद्युत तो दर्शी निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म का उपयोग करता है। तो कौन से गुणधर्म का उपयोग करेगा, यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और बी वाले ऑप्शन में है, आवेशों के बहने से विद्युत धारा बनती है। सी में है, एक रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ने पर एक कांच की छड़ धनात्मक आवेश ग्रहण कर लेती है। और डी में है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। लाइक चार्ज द रिपेल इज अदर, मतलब कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो समान चार्ज होते हैं प्लस प्लस हो जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। और तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका यही सही गुणधर्म है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कोई पदार्थ जो है आवेशित है या नहीं, यह जांचने के लिए विद्युत दर्शी निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो यही गुणधर्म का उपयोग करेंगे। अगर हम यहाँ पे प्लस समान समान चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे, अगर माइनस प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। तो ऐसे ही हम जांच कर सकेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्व बल के संदर्भ में सही है। तो गुरुत्व बल के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही है, यह एक आसंपर्क बल है, और बी में है, यह आकर्षक तथा प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। सी में है, यह एक अद्वितीय बल है जो केवल पृथ्वी के पास है, और डी में है, यह एक शक्तिशाली है, मतलब यह एक शक्तिशाली है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो गुरुत्व बल के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही है, आसंपर्क बल है कि आकर्षक और प्रतिकर्षक करते हैं, कि यह केवल पृथ्वी के पास है, यह शक्तिशाली है। तो ऐसी तो इसमें कोई बात है नहीं। तो यहाँ पे जो होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यह एक आसंपर्क बल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आसंपर्क बल के कई उदाहरण दे देंगे, जैसे कि हो जाएगा, कई ऑप्शन दे देंगे, गुरुत्व बल हो जाएगा और घर्षण हो जाएगा, ऐसे कई सारे ऑप्शन दे देंगे, चुंबक दे देंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब ऐसे सारे ऑप्शन दे देते हैं, और उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा असंपर्क बल है, कौन सा संपर्क बल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो बनता ही है इससे, बल से रिलेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, गुरुत्व बल जो होता है असंपर्क बल होता है, बिना संपर्क में आए हुए यहाँ पे बल लग जाता है, बल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है ना। तो इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे असंपर्क बल का, कि जो क्या कहते हैं, संपर्क बल वे बल होते हैं जो वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे पेशीय बल हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा, पेशीय बल जैसे हम समझ ले पेशीय बल, और क्या हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा। तो इस ये किसके उदाहरण हो जाएगा, ये सब असंपर्क बल के होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे संपर्क बल हो जाएगा, ठीक है ना। पेशीय बल और घर्षण बल ये सब संपर्क बल के उदाहरण होते हैं। और असंपर्क बल के उदाहरण कौन होगा, तो गुरुत्व बल हो जाएगा असंपर्क बल के उदाहरण, और चुंबकीय बल हो जाएगा। तो ये सब ही जो होते हैं असंपर्क बल होते हैं, बिना संपर्क में आए हुए। अगर चुंबक रहेगा और कोई मतलब लोहा रहेगा, उसके ऊपर हम ऐसे चुंबक ऊपर से ऐसे करेंगे, तो बिना संपर्क में आए हुए वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, असंपर्क बल कहेंगे, ठीक है। जो संपर्क में आए बिना ही ऊपर बल का अनुभव कर लेता है, तो उसे ही हम असंपर्क बल कहेंगे। जो संपर्क में आने पर बल कार्य करेगा तो उसे संपर्क बल, जो बिना संपर्क के ही आने पर बल कार्य करेगा तो उसे असंपर्क बल कहेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे गुरुत्व बल हो गया, ठीक है। जैसे कि गेंद को ऊपर फेंका जाएगा तो क्या कहते हैं, संपर्क में बल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी हो जाएंगे गुरुत्व बल के उदाहरण हो जाएंगे ये सब, ठीक है।
गुरुत्व बल होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि सामान्य ताप दाब तथा दाब पर एक जल का नमूना जो है -3 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है, इसके क्वथनांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसके क्वथनांक के बारे में हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इट विल बॉयल बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में है इट विल बॉयल एबव 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर उबलेगा और 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है -3 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है जल का कोई नमूना है। ठीक है, तो इसके क्वथनांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसके क्वथनांक के बारे में यही कहा जा सकता है यह 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर उबलेगा। ठीक है, तब यहाँ पर जमना शुरू होगा। तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिस्टिल वाटर का, जो शुद्ध जल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और हिमांक कितना होगा। हिमांक जो होगा, हिमांक का मतलब यहाँ पे जो होगा वो क्या कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हिमांक किसका, शुद्ध जल का। जो शुद्ध जल का क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब कि क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्या कहते हैं जो हिमांक होता है वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो अशुद्ध जल होता है, अगर अशुद्धि कोई मिली होती है तो यह 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ताप पर जब उबलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाला, तो उसे अशुद्ध, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाँ इसमें पानी में अशुद्धि मिली हुई है। ठीक है ना, और 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब जमता है तो वो हिमांक हो जाता है अशुद्ध जल का। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर उबल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अशुद्ध जल है। ठीक है, अगर केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता तो यहाँ पे शुद्ध जल रहता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अगला ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कहा है कि नीचे दी गई कोई तालिका है जो पाचन तंत्र के कुछ अंगों उनसे साबित होने वाले पाचक रसों तथा खाद्य घटक जिन पर वे कार्य करते हैं उनके नाम दिए गए हैं। कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से इन स्थानों के लिए सही समुच्चय का चयन कीजिए। तो इनमें से सही समुच्चय का चयन करना है। तो इसमें नाम दिया हुआ है फर्स्ट पे, और सेकंड में है श्रावित पाचक रस, और फूड है, मतलब कि यहाँ पे खाद्य घटक दिया हुआ है जिस पर वो कार्य करते हैं। तो इसमें से क्या होगा, माउथ मतलब कि मुंह है, फिर मुंह में क्या मिलेगा, लार, ठीक है, सलाइवा, और क्या कहते हैं, फिर है अगला यहाँ पे स्टमक है, अमाशय और डाइजेस्टिव जूस, और पाचक रस। तो पाचक रस से मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, लीवर, यकृत। तो इसमें से कौन सा होगा, और तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें से जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा, इसमें फर्स्ट वाले पे इसमें स्टार्च हो जाएगा, इसमें स्टार्च हो जाएगा। पहले मुंह रहेगा, मुंह में लार मिलाएगा, फिर यहाँ पे स्टार्च बनेगा, मतलब कि पाचक रस। ठीक है, और उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे स्टमक के बाद पाचक रस। तो इसमें कौन सा होना चाहिए, इसमें जो है यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, आमाशय में पाचक रस यहाँ पे पाचन करेगा प्रोटीन का। ठीक है, पाचन होता है सर्वाधिक प्रोटीन का हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लीवर हो जाएगा, लीवर में पित्त रस होता है, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस होगा, और बाइल जूस क्या करता है, वसा का पाचन करता है, मतलब कि फैट का यहाँ पे पाचन करेगा, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाइल जूस हो जाएगा, फैट हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा, और यहाँ पे स्टार्च हो जाएगा। तो यह किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग भी एक बार, सी ऑप्शन में यहाँ पे है, मुंह में मिलाएंगे तो यहाँ पे स्टार्च, उसके बाद में प्रोटीन, उसके बाद बाइल और फैट का पाचन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों के समुच्चय को पहचानिए। मतलब इसमें से कौन सा खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल इसमें से कौन सी होगी। खरीफ की फसल किसे कहते हैं, जो वर्षा की ऋतु में बोई जाती है, मतलब कि बरसात के महीने में जो बोई जाती है। और रबी की फसल किसे कहेंगे, जो ठंडी के महीने में बोई जाती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो बरसात के महीने में कौन सी फसल बोई जाती है, यहाँ पे धान हो जाएगा, कपास और मूंगफली हो जाएगी। और यहाँ पे जो मटर होता है, सरसों होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा ये किसकी फसल है, रबी की फसल है, मतलब सर्दी की फसल है। और सी वाले में देख लीजिएगा, मटर, चना, गेहूँ, ये सभी तीनों ही रबी की फसलें हैं। और यहाँ पे भी है मटर और चना, ये भी सर्दी की फसल है। तो ये तीनों नहीं होगा, तो इसमें से बचा कौन, फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे पैडी, कॉटन, ग्राउंडनट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा धान, कपास, मूंगफली। तो जो मूंगफली होती है वो भी खरीफ की फसल होती है, ये भी बरसात के महीने में बोई जाती है। और धान भी और कपास भी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपसे और पूछा जाए खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, धान हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, जूट हो गया, ये सभी क्या कहते हैं, मौसम खरीफ के मौसम की फसल होती हैं। जूट और मक्का, इन्हें भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मक्का और जूट ये भी क्या कहते हैं, खरीफ की फसल होती हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित सारणी एक भारतीय शहर के औसतन तापमान को दर्शाती है। मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे इतना दिया हुआ है, आप लोग सारा देख लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इस चार्ट के अनुसार यहाँ पे किस शहर का है। ये जिस प्रकार से यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ है, जून में इतना और जुलाई में इतना तापमान होता है। ठीक है, और वर्षा में इतना तापमान, इतना। तो यहाँ यह किस शहर का है। तो पहले ऑप्शन में है नई दिल्ली, और बी में है चेन्नई, और सी में है बीकानेर, और शिमला है डी ऑप्शन में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये नई दिल्ली का है पूरा चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है। तो 69 नंबर क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में एक अध्यापिका मनुष्य की आंख की संरचना एवं कार्य के बारे में समझाने के लिए कैमरे से सदृश्यता को उदाहरण स्वरूप लेकर, जिससे विद्यार्थी पहले से परिचित है, पढ़ाती है। निम्नलिखित में से किस पहलू में यह सदृश्यता नहीं है। तो किसमें सदृश्यता नहीं है, तो इसमें से जो है पहला ऑप्शन है, आँख एक सीधा प्रतिबिंब बनाती है जबकि कैमरा में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे जो है यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सदृश्यता नहीं है पूछा है। और यहाँ पे इसका जो है पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला है यहाँ पे कुछ ऑप्शन में, कैमरे में अवतल लेंस होता है जबकि आँख में उत्तल लेंस होता है। ये बात तो गलत है, यहाँ पे ये बात भी सही नहीं है। और आँख 3 आयामों में देख सकती है जबकि कैमरा 2 आयामों में देख सकता है। तो यहाँ पे जो है पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, आगे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और मिलान यहाँ पे करना है, कोई मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग है। कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में है, ए मेटल दैट इज़ नॉट द डाइट एट रूम। यहाँ पे टेम्परेचर पे है, क्या कहते हैं, एक धातु जो कमरे के तापमान पर तन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है, ए मेटल दैट इज़ नॉट द डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और बी में है ग्रेफाइट। और अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो अगले ऑप्शन में है यहाँ पे, ए नॉन मेटल दैट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। धातु जो विद्युत का सुचालक है। और सी है, एक धातु जो मुलायम है तथा चाकू द्वारा काटी जा सकती है। तो कौन सी होती है। तो यहाँ पे डी वाले में देख लीजिए, एक धातु जो वायु के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाती है। और एक चमकने वाली अधातु, कौन सी धातु चमकती है, सोडियम आयोडीन चमकती है। यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा सारे ऑप्शन को, उसके बाद में यहाँ पे सही मैच करना है, यहाँ पे कौन सा सही किसके साथ मैच हो रहा है। तो एक धातु जो कमरे के तापमान पर तन्य नहीं है। तो यहाँ पे जो है जिंक हो जाएगा ए वाले का। ठीक है, जो एक धातु जो कमरे के तापमान पर तन्य नहीं है, तो वो धातु है जिंक। तो इसका हो जाएगा पहले का तीसरे के साथ हो जाएगा, ये पहले के साथ हो जाएगा, चला जाएगा।
और अगला देखते हैं बी वाला। तो एक आधार जो विद्युत का सुचालक है, विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो ये फर्स्ट वाले के साथ जाएगा। विद्युत का सुचालक कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है। ये फर्स्ट के साथ चला जाएगा। और सी वाला देखते हैं, एक धार जो मुलायम चाकू द्वारा काटी जा सकती है। तो किसे काटा जा सकता है, सोडियम को। ठीक है, तो डी का किसके साथ हो जाएगा, चौथे के साथ हो जाएगा यहाँ पे। और एक चमकने वाली धातु कौन सी होगी, तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए का जिंक हो जाएगा बी का फर्स्ट के साथ, और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, एक गेंद जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है, उस पर कार्य करने वाले बलों की पहचान कीजिए। तो पहला है केवल गुरुत्व बल ऊपर की ओर, और बी में है गुरुत्व बल तथा वायु का प्रतिरोध बल, और सी में है गुरुत्व बल, वायु का प्रतिरोध बल तथा गेंद फेंकने वाले व्यक्ति द्वारा लगाया गया प्रणोदन बल, और डी में है केवल वायु का प्रतिरोधक बल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो इसमें से जो है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल वायु का प्रतिरोधक बल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा केवल वायु का प्रतिरोधक बल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब किसी भी मतलब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर जब ऊपर की ओर हवा में फेंका जाएगा, तो उस पर जो पृथ्वी द्वारा आरोपित जो गुरुत्व बल होता है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण वाला बल होता है, वो वायुमंडल में मौजूद होता है, और वह वायु के कारण जो है, वायु जो है वो प्रतिरोधक मतलब घर्षण की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, वायु के प्रतिरोध के बल की तरह कार्य करने लगता है, अपोजिट उसके कार्य करेगा। ठीक है, तो फिर जो गेंद होगी वो उधर ऊपर की ओर जब फेंका जाएगा, तो जो उसकी गति होगी वो उच्चतम बिंदु तक गेंद में पहुंचने तक वहां से वापस जमीन पर आने लगेगा। ठीक है, तो वहां पर लगने वाला जो समय होता है एक दूसरे के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कारण जो है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वायु का प्रतिरोधक बल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वायु के प्रतिरोधक बल कार्य करने लगता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उन शब्दों के समुच्चय की पहचान कीजिए जो रिक्त स्थानों को सही क्रम में भरें। तो रिक्त स्थान की यहाँ पे पूर्ति करनी है। तो एक व्यक्ति डैश से पीड़ित है, मतलब ए मतलब 1 से पीड़ित है, यदि उसका दूसरा पर्याप्त मात्रा में तीसरा हार्मोन नहीं बन रहा है। तो किससे पीड़ित होगा, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे जैसे कि आप तीसरा वाला चौथा वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे डायबिटीज और पैनक्रियाज, मधुमेह और अग्नाशय और इंसुलिन। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है जो मधुमेह से मतलब डायबिटीज से क्या कहते हैं पीड़ित है, और उसका पैनक्रियाज जो है पर्याप्त मात्रा में क्या कहते हैं इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पा रहा है। तो जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये व्यक्ति पीड़ित है उसका जो ये अग्नाशय है मतलब जो पैनक्रियाज है वो अधिक मतलब उपयुक्त मात्रा में यहाँ पे हार्मोन्स का निर्माण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जो है इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका इसके साथ हो जाएगा, और डायबिटीज से पीड़ित होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और किससे पीड़ित रहेगा, वो हो जाएगा, रोग का नाम मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। जब अग्नाशय सही मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाएगा, तो वो व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित हो जाएगा। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पदार्थों का समुच्चय है जो प्रकृति से अम्लीय है, मतलब जो प्रकृति के रूप में ही वो अम्लीय है। सिरका, नींबू का रस, और क्या कहते हैं नींबू का रस है, और अमाशय रस, दही। मतलब अमाशय रस का मतलब जो गैस्ट्रिक जूस होता है, चिसिया, जो हमारे पेट में बनता है, चिसिया लम्ब। और बी में है बेकिंग सोडा और अमाशय रस, शैम्पू, टूथपेस्ट। और सी में है कैलामाइन लोशन, नींबू का रस, सिरका, टूथपेस्ट। और डी में है दही, बेकिंग सोडा, अमाशय रस, शैम्पू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि प्रकृति में ही अम्लीय है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिरका, नींबू का रस, अमाशय रस, दही।
ठीक है, ये प्रकृति में अम्लीय हैं। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये पदार्थ जो होते हैं ये प्रकृति में अम्लीय हैं, तो इसका यही वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 74 नंबर क्वेश्चन है, लिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है यहाँ पे और सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन यहाँ पे सर्सन में है, कथन में है गैसें बहुत जल्दी अन्य गैसों को में विचलित हो जाती हैं, और रीजन में है गैस के कण तीव्र गति से चलते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो है यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे गैसें बहुत जल्दी अन्य गैसों में विचलित हो जाती हैं, बात सही नहीं है, और गैसें के कण तीव्र गति से चलते हैं, बात भी सही नहीं है। तो इस कारण जो है यहाँ पे जो है गैसें जो होती हैं बहुत जल्दी अन्य गैसों में विचलित हो जाती हैं। सॉरी, थोड़ा सा पे मिस्टेक हो गया। गैसें जो होती हैं बहुत जल्दी से अन्य गैसों में विचलित हो जाती हैं, यहाँ पे ये बात सही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। और गैस के जो कण होते हैं वो तीव्र गति से चलते हैं। हाँ, तो ये बात सही है, जो गैस के कण होते हैं वो तीव्र गति से चलते ही हैं, ये बात तो सही है। यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं, तो इस कारण यहाँ पे बोथ ए एंड आर इज राइट है। वो भी, उसमें भी गैस की बात हो रही है, रीजन और कारण दोनों में, मतलब कि कथन और कारण दोनों में, एसर्शन और रीजन दोनों में ही गैस की बातें हो रही हैं। यहाँ पे दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है लिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे पहला है लकड़ी का जलना एक भौतिक तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। और अगला है बी नंबर, पानी का उबलना एक रासायनिक तथा उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और सी है लकड़ी को बुरादे में बदल देना एक भौतिक तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से केवल एक ही ऑप्शन राइट है। लकड़ी के जो बुरादे होते हैं, लकड़ी को बुरादे में बदल देना एक भौतिक तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। तो यही बात यहाँ पे सही है, तो ये बात सही है, तो यहाँ पे केवल सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला नहीं सही होगा, क्योंकि इसमें कहा है पानी का उबलना एक रासायनिक तथा उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो यहाँ पे जो है ये बात सही नहीं है, तो इसका यहाँ पे केवल सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर ताजे जल का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर है, और सूरजमुखी के तेल का जो घनत्व है 92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और अल्कोहल का घनत्व जो है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और उपयुक्त जानकारी का उपयोग करके नीचे दिए हुए सही कथनों की यहाँ पे पहचान करना है। तो यहाँ पे है जो वस्तु अल्कोहल में तैरती है वह सूरजमुखी के तेल में भी अवश्य तैरेगी, और बी में है जो वस्तु सूरजमुखी के तेल में तैरती है वह ताजे जल में अवश्य तैरेगी, और सी में है जो वस्तु ताजे जल में तैरती है वह अल्कोहल में अवश्य तैरेगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो इसमें से जो है ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है यही वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है जो वस्तु अल्कोहल में अगर तैर रही है तो वह सूरजमुखी के तेल में अवश्य तैरेगी, ये बात सही है। और जो वस्तु सूरजमुखी के तेल में तैरती है वह ताजे जल में अवश्य तैरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो ताजे जल का घनत्व है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और जो सूरजमुखी के तेल का घनत्व है वो 0.92 डिग्री, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग भी, 92 डिग्री, वो सॉरी 92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो जल का घनत्व है वो सबसे अधिक है। यहाँ पे जो जल का घनत्व दिया हुआ है वो सबसे 1 ग्राम दिया हुआ है, तो वो सबसे अधिक है। तो जल का जो घनत्व है वो ज़्यादा है, किससे बड़ा है? ज़्यादा है तेल के घनत्व से। तो तेल का घनत्व कितना है यहाँ पे? तो तेल का घनत्व यहाँ पे है 92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये तेल का घनत्व हो जाएगा। फिर इससे छोटा कौन सा है? मतलब जल का बड़ा है घनत्व, उसके बाद तेल का घनत्व बड़ा है, उसके बाद किसका घनत्व बड़ा है? तो मतलब कौन से तेल का? सूरजमुखी के तेल की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद अल्कोहल का घनत्व है। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही इसका घनत्व तो बड़ा है, सबसे अधिक जल का घनत्व है, फिर तेल का घनत्व है, फिर अल्कोहल का घनत्व है। तो इस कारण यहाँ पे जो वस्तु अगर अल्कोहल में तैर रही है, तो यहाँ पे जो वस्तु, कोई वस्तु जो अगर अल्कोहल में तैरेगी तो वह सूरजमुखी तो सूरजमुखी के तेल में अवश्य तैरेगी, क्योंकि जो अल्कोहल का घनत्व है वो सूरजमुखी के तेल के घनत्व से अधिक है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे अगर अल्कोहल में तैर सकती है तो सूरजमुखी के तेल में भी तैरेगी, ठीक है। और जो वस्तु सूरजमुखी के तेल में तैर रही है तो वो जल के घनत्व में भी तैरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, इस कारण यहाँ पे ए और बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन एक बार देख लीजिए, जो वस्तु ताजे जल में तैर रही है वो अल्कोहल में अवश्य तैरेगी। तो यह कोई सही मतलब यहाँ पे निश्चित नहीं है कि अगर वो अल्कोहल में तैर रही है तो वो अल्कोहल में मतलब अगर ताजे जल में तैर रही है तो वो अल्कोहल में भी तैरेगी। तो क्या कहते हैं, वो अल्कोहल में डूब भी सकती है। तो ये बात यहाँ पे सही नहीं रहेगी, यहाँ पे केवल ए और बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तो इस कारण यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जो है वो कानपुर से 1 सितंबर को 15 और 50 घंटे पर चलती है तथा 3 सितंबर को 7-10 घंटे पर बेंगलुरु पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत चाल पता कीजिए। यदि कानपुर तथा बेंगलुरु के मध्य की दूरी जो है वो 2182 किलोमीटर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें पहला है 52 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। और क्या कहते हैं, बी वाला है यहाँ पे 55 किलोमीटर प्रति हावर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जो है आप लोग एक बार हल कर लीजिएगा। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 55.5 किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को सही रूप से भरने के विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा दिए गए क्रम के स्थान को सही रूप से भरने के लिए विकल्प का चुनाव करना है। जब कोई रोग वाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो भेदने वाले से लड़ने के लिए शरीर का उत्पादन करता है। यदि मृत अथवा रक्तहीन सूक्ष्म जीवों को एक स्वस्थ शरीर में डाला जाता है तो शरीर इनका उत्पादन करके उससे लड़ता है और मार देता है। इस प्रकार कार्य करता है जैसे रोगों से बचाव करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो है इसमें से यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटीबॉडीज और वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, प्रतिरक्षी टीका तपेदिक हो जाएगा। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी रोगवाहक जो होता है वो सूक्ष्म जो शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, हमारे शरीर में जब प्रवेश कर लेता है तो उसे मतलब भेदने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षी होता है, मतलब एंटीबॉडीज होता है, वो मतलब का कार्य करने लगता है लड़ने के लिए, उसे मारने के लिए। जब कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर लेता है तो उसे मारने के लिए जो एंटीबॉडीज जो होता है वो रक्षा के लिए कार्य करने लगता है, उसे प्रतिरक्षी का मतलब इसी एंटीबॉडीज का उत्पादन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और जो मृत तथा रक्तहीन सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें एक जब स्वस्थ शरीर में डाला जाता है तो शरीर इनका उत्पादन करके उससे लड़ता है और उसे मार डालता है, तो इसे टीका कह देंगे। तो टीके का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे। और ट्यूबरकुलोसिस किसे कहेंगे? तो इस प्रकार के टीके का जब कार्य करते हैं तो उसे तपेदिक रोग से बचाव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब सूक्ष्म जीव प्रवेश कर लेता है तो उसे मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टीके का प्रयोग करता है। तो जब सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा हमारे शरीर में तो उसे टीका अगर लगवाया जाएगा तो वो मार डालेगा, ठीक है। और किससे बचाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस से। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की लुगदी का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है? एक्रिलिक, नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर। तो किसे बनाया जाता है लकड़ी के लुगदी का प्रयोग करके?
तो लकड़ी की लुगदी का प्रयोग करके यहाँ पे रेयान का प्रयोग किया जाता है, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पेट्रोलियम द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो मतलब पेट्रोलियम का उत्पादन कौन सा है निम्नलिखित में से? इसमें पहला है सीएनजी, और बी है एलपीजी, और सी है डीजल, और डी है कोल गैस, मतलब कि कोयला गैस। तो जो सीएनजी होता है ये नहीं है पेट्रोलियम का उत्पादक, यहाँ पे बी और सी है केवल ऑयल गैस, एलपीजी और डीजल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे बी और सी वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एंड सी, एलपीजी हो जाएगा और डीजल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, ये सभी जो होती हैं पेट्रोलियम के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम के द्वारा प्राप्त करने की बात किया हुआ है, ठीक है। तो पेट्रोलियम का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, तो पेट्रोल एलपीजी का मतलब कि एलपीजी का, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा, तो यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खुली किताब परीक्षा के लिए किस प्रकार के प्रश्नों को प्रस्तावित नहीं किया जाएगा? किस प्रकार के प्रश्नों को नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला है अपरिचित परिस्थितियों में सैद्धांतिक नियमों का उपयोग, बी है मानक सूत्रों के लंबे व्युत्पन्न और खुले अंत वाले प्रश्न, डी है नवीन समस्याओं को हल करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से बी वाला ऑप्शन सही होगा, मानक सूत्रों के लंबे व्युत्पन्न, तो इन्हीं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर सामूहिक विचार विमर्श का संचालन करने का लक्ष्य नहीं है? मतलब इसमें भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, कौन सा नहीं है? किसी विषय का परिप्रेक्ष्य मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें, बात तो सही है, ये तो है। छात्रों में प्रमाण आधारित बहस की आदत का विकास, सभी छात्रों को मुद्दों के स्पष्ट रूप से प्रभावित सही समाधान की ओर यहाँ पे कहा है की ओर ले जाना, और विज्ञान के सामाजिक संदर्भ का प्रदर्शन करना। तो इसमें से जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा था, इसमें भी सभी छात्रों को मुद्दे के स्पष्ट रूप से परिभाषित और सही समाधान की ओर ले जाना, तो हमें परिभाषित करके सही समाधान की ओर नहीं ले जाना है, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था? लक्ष्य नहीं है, तो ये लक्ष्य नहीं है कि हम परिभाषित समाधान की ओर बच्चों को ले जाएं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 के छात्रों को समझाना कि कंपन का प्रत्यय ध्वनि का कारण है, इसके लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम युक्ति क्या है? तो इसके लिए सर्वोत्तम युक्ति क्या है? छात्रों को ध्वनि उत्पादन क्रियाकलापों में लगाना, जैसे कि एक खींचे हुए रबड़ बैंड को पकड़कर छोड़ना, और बी में है ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया को आरेख की सहायता से समझाना, और सी में है ध्वनि के प्रत्यय को एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में प्रस्तुत करना, और डी में है ध्वनि तरंग की विशेषताओं को परिभाषित करना, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो इसमें से जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सबसे सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि कंपन के प्रत्यय को ध्वनि के कारण इस किसके निम्नलिखित में से सर्वोत्तम युक्ति क्या है? तो यहाँ पे यही समझाना है यहाँ पे बच्चों को, तो इससे अच्छा क्रियाकलाप कोई हो ही नहीं सकता है, छात्रों को ध्वनि उत्पादन क्रियाकलापों में लगाना, जैसे कि एक खींचे हुए रबड़ बैंड को पकड़कर छोड़ना, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल के संप्रत्यय का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला है उत्प्लावक बल की परिभाषा व्यक्त करना, और बी है आर्किमिडीज के सिद्धांत के सार की व्याख्या करना, और सी है छात्रों को पकड़ने एवं फेंकने के क्रियाकलाप में लगाना, और डी है छात्रों को तैरने तथा डूबने के क्रियाकलाप में लगाना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसमें से जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा प्लावक बल के संप्रत्यय का परिचय देना है। तो परिभाषा व्यक्त करेंगे तो इससे समझ में आएगा नहीं, और कुनिजिस के सिद्धांत की सार की व्याख्या करेंगे तो इससे भी नहीं समझ में आएगा। छात्रों को पकड़ने एवं फेंकने के क्रियाकलाप में लगाएंगे तो इससे भी उन्हें प्लावक बल के बारे में समझ में नहीं आएगा परिचय से, ठीक है। अगर हम उन्हें छात्रों को तैरने तथा डूबने के क्रियाकलाप में लगाएंगे तो इससे उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों को कोशिकाओं के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षिका ईंटों का उदाहरण देती है जिस पर इमारतें एक समान ईंटों से निर्मित होती हैं, उनकी बनावट, आकृति एवं आकार भिन्न होते हैं। उसी प्रकार कोशिकाएं जीवित प्राणियों की आधारभूत संरचनात्मक इकाइयां होती हैं। शिक्षिका किस शिक्षा शास्त्रीय यंत्र का उपयोग कर रही है, तो किस शिक्षा शास्त्रीय यंत्र का उपयोग कर रही है। तो पहला है समवर्ती मतलब कि एनोलॉजी, और यहाँ पे बी है आर्ग्यूमेंट तर्क, और सी है थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब कि विचार का उपयोग, और डी है वर्चुअल एक्सपेरिमेंट मतलब कि कल्पित उपयोग। तो इसमें से किसका उपयोग कर रही है अध्यापिका। तो यहाँ पे सबसे सही यहाँ पे है एनोलॉजी का, ठीक है। तो एनोलॉजी का उपयोग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में विज्ञान मेलों का आयोजन करके निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सिद्ध होने की संभावना सबसे कम है, मतलब इसमें निगेटिव ही ढूंढना है, कौन सा कम है। तो इसमें पहला है विद्यालयों को समुदाय तथा समाज के अधिक निकट लाना, और दूसरा है विद्यार्थियों को अपने नवीन विचारों का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना। बात सही है यहाँ पे। और अगला है विभिन्न छात्रों तथा संस्थाओं के बीच विचारों के आदान प्रदान हेतु मंच प्रदान करना, और अगला है यहाँ पे व्यक्तिगत छात्रों की विशिष्ट प्रत्यात्मक कठिनाइयों की पहचान करना। तो मेले के द्वारा कठिनाई का पहचान करना, ये बात सही नहीं है। यहाँ पे सबसे कम उपयुक्त यहाँ पे यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मेले के द्वारा हम व्यक्ति के छात्रों के विशिष्ट प्रत्यात्मक कठिनाइयों की पहचान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपने छात्रों से एक साधारण पेंडुलम की लंबाई का उसकी समय अवधि पर पड़ने वाले प्रभाव का अन्वेषण कराना चाहती है। वह अपने छात्रों का उपयोग की व्यवस्था करने में मार्गदर्शन करती है जिसमें रुचि के घटकों को परिवर्तीय रखा गया जबकि अन्य घटकों को सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तीय रखा। इस प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं होंगे। तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं होगा। तो पहला है पेंडुलम की लंबाई एक स्वतंत्र चर होगी, और बी है समय अवधि एवं नियंत्रित चर होगी, सी है बॉब का द्रव्यमान एक नियंत्रित चर होगा, डी होगा समय अवधि एवं परतंत्र चर होगी, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो इसमें से जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समय अवधि एक नियंत्रित चर होगी इसका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा था। एक बार आप लोग फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ध्यान से अपना आंसर लगाइएगा। तो यहाँ पे जो है इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समय अवधि जो है एक नियंत्रित चर होगी, यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। तो इसमें कहा है विभिन्न पक्षियों की चोंच के आकार तथा उनके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के प्रकार के बीच संबंध स्थापित करने में अध्यापिका जो है वो अपने छात्रों को मदद कराना चाहती है कि उसके उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति होगी। कौन सी उपयुक्त युक्ति होगी। विभिन्न पक्षियों की चोंच के आरेख दिखाना, और छात्रों से कहें कि वह पक्षियों पर विश्वकोश की सहायता लें, और सी है एक पक्षी अभ्यारण्य का भ्रमण करना तथा छात्रों से अवलोकन करने के लिए कहना। और अगला है किसी विशेषज्ञ द्वारा पक्षियों के विषय पर एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन करना। तो सबसे अच्छा इसमें से कौन सा है। तो सबसे अच्छा जो है यहाँ पे भ्रमण वाला हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। पक्षी की मतलब चोंच के बारे में यहाँ पे जानकारी लेनी है, तो अगर बच्चों को पक्षी अभ्यारण्य के लिए यहाँ पे भ्रमण करने के लिए ले जाएंगे तो वहाँ पे छात्र आई थिंक बच्चे जो होंगे वो अवलोकन करेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे, तो इससे उन्हें ज़्यादा मतलब कि समझ में आएगा, ठीक है। वो ज़्यादा ऑब्जॉर्व करवाएंगे और उन्हें समझाने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा आंसर यहाँ पे यही सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, भ्रमण पे ले जाना बच्चों को अवलोकन करने के लिए, ठीक है। और अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की पठ्यचर्या के संगठन की हमारी वर्तमान समय से मेल नहीं खाता है। तो पहला है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत करना, और बी है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सामग्री को माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान का हल्का स्वरूप माना जाता है, और सी है माध्यमिक स्तर पर छात्रों को विज्ञान के शिक्षण अधिगम के लिए एक एकीकृत शिक्षण के रूप में लगाना चाहिए, और डी है माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को पृथक विषयों के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा आंसर। नहीं है यहाँ पे पूछा है, इसमें भी नेगेटिव आंसर ही ढूंढना है।
तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सामग्री को माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान का हल्का स्वरूप माना जाता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। एक छात्र कुछ लोहे के कीलों को एक बीकर में डालती है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है तथा कुछ समय बाद वह अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। क्या कथन लिखेगी वहाँ पे? विलयन का रंग नीले से बदलकर हल्का हरा हो जाता है, तो हल्का हरा हो जा रहा है यहाँ पे, यही अपने नोट्स में कथन लिख रही है। और क्या लिख रही है यहाँ पे? लोहे की कीलों पर एक भूरे रंग का परत बन जाती है। और अगला है यहाँ पे विलयन में से तांबे को विस्थापित कर देता है। और डी है तांबा लोहे से कम अभिक्रियाशील है। और उपयुक्त कथन को अवलोकन एवं निष्कर्षों में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें से कौन सा अवलोकन है, कौन सा निष्कर्ष है, यहाँ पे यही बताना है। तो इसमें से क्या ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जो ए और बी है ये अवलोकन हो जाएगा और जो डी है वो निष्कर्ष होगा, क्योंकि यहाँ पे ए में जो है विलयन का रंग नीले से बदलकर हल्का हरा हो गया, तो यहाँ पे वो अवलोकन कर रही है कि नीले से हरा हो जा रहा है। और यहाँ पे लोहे की कीलों पर एक भूरे रंग का परत बन जाती है, तो यहाँ पे भी अवलोकन कर रही है। और जो सी है मतलब कि तांबा लोहे से कम अभिक्रियाशील है, तो ये बाद में ये निष्कर्ष निकाले कि ये कम अभिक्रियाशील है, तो इसलिए यहाँ पे ये विस्थापित कर दे रही है तांबा कॉपर मतलब लोहा। ठीक है, लोहे और तांबे के विलयन में। और अगला है डी वाला तांबा लोहे से कम अभिक्रियाशील है, तो जो डी और सी और डी वाला ऑप्शन है ये निष्कर्ष हो जाएगा। तो इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए बी अवलोकन है और सी और डी निष्कर्ष है। ठीक है, तो 90 नंबर का यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगर आपने जो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, और वहाँ से जाइए और जाकर ज़रूर देखिएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जिन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है CDP हिंदी इन सब का, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 के सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप लोग जाइए और ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे रहेंगे लेटेस्ट वाले ऑनलाइन वाले, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आई थिंक इसी प्रकार के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे भी, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए जाकर ज़रूर देखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।